Good morning. Welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Kusumlata, Assistant Professor Political Science, SMM Government Girls College भीलवाड़ा। इस वीडियो में हम जयप्रकाश नारायण जी के बारे में अध्ययन करेंगे। जयप्रकाश नारायण भारत के समाजवादी विचारकों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे एक समाजवादी थे, गांधीवादी थे और सर्वोदयवादी भी थे, लेकिन इन सब में से किसी के साथ वे जीवन भर बंध कर ना रह सके थे। वस्तुतः उनके जीवन और चिंतन का एक ही लक्ष्य था और वह था आर्थिक, सामाजिक न्याय और नैतिकता पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना। इस दृष्टि से उन्होंने समग्र क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन की बात कही थी। उनके जीवन परिचय के बारे में हम देखते हैं कि उनका जो जन्म है वह बिहार के सीतावदियारा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई थी। बाल्यकाल से ही नैतिक तत्वों के प्रति उनका आकर्षण रहा है और भगवत गीता ने उन्हें प्रेरणा दी है। 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपनी सहभागिता दी। 1934 में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव और अन्य साथियों के साथ मिलकर के कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। भारत की स्वाधीनता संग्राम के वे एक प्रमुख सेनानी थे। 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो का अहिंसक आह्वान किया था, उस समय जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल में नजरबंद थे। वे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए नवंबर 1942 में हजारीबाग की केंद्रीय जेल से भाग निकले और उन्होंने भूमिगत रहते हुए लगभग 10 महीने तक स्वाधीनता आंदोलन का संगठन और संचालन किया। किंतु 18 सितंबर 1943 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1946 में उन्हें मुक्त कर दिया गया। 1946 में गांधी जी ने उनका नाम कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित किया, किंतु कांग्रेस की कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया और यह विचार रखा था कि भारत की संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। उन्होंने अपने लिए संविधान सभा की सदस्यता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। देश की स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने सरकार में किसी भी पद पर रहना स्वीकार नहीं किया। 1948 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर भारतीय समाजवादी पार्टी बनाई। बाद में इस पार्टी ने प्रजा समाजवादी पार्टी का रूप लिया। 1953 में जवाहरलाल नेहरू तथा जयप्रकाश नारायण के बीच इस समस्या पर बातचीत हुई कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए कांग्रेस तथा प्रजा समाजवादी दल के बीच सहयोग किस प्रकार स्थापित किया जाए। किंतु बैतूल के सम्मेलन में समाजवादी नेताओं ने आपसी सहयोग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1952 से ही जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाए जा रहे भूदान और सर्वोदय आंदोलन में उन्होंने सहभागिता दी, अर्थात उनके प्रति आकर्षित हुए। दलगत और सत्ता की राजनीति से उन्हें निराश ही हो रहे थे। अतः 1954 में उन्होंने प्रजा समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया और दलगत राजनीति से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। अप्रैल 1954 में उन्होंने सर्वोदय आंदोलन के प्रति जीवनदान देने की प्रतिज्ञा की। जयप्रकाश का अब तक का ये विचार था कि व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों की मनोस्थिति, उनके सोचने विचारने के ढंग में परिवर्तन लाना आवश्यक है और सर्वोदय आंदोलन से ये संभव भी है। 1954 में सकोदर में एक
आश्रम स्थापित किया और सर्वोदय आंदोलन तथा ग्रामोत्थान के लिए नए कार्यक्रमों की शुरुआत की। सर्वोदय आंदोलन के प्रति जीवनदान की प्रतिज्ञा करते हुए भी उन्होंने अपने आप को दलगत राजनीति तथा सत्ता की राजनीति से अलग किया था। सार्वजनिक जीवन के प्रति उनके मनोभाव में कोई अंतर नहीं आया था। 10 अगस्त 1970 को उन्हें इंसानी बरादरी का अध्यक्ष बनाया गया और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय जीवन में सांप्रदायिक सद्भाव की वृद्धि के लिए प्रयत्न किए। 1970-72 के 2 वर्षों में उन्होंने अपना अधिकांश समय और शक्ति बिहार के मुजफ्फर जिले में नक्सलवादी विद्रोह को समाप्त करने में लगाई। 1972 के प्रारंभ में जयप्रकाश के आदर्शों से प्रेरित होकर चंबल घाटी के 400 डाकुओं ने उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 1954 से 1973 के 20 वर्षों में जयप्रकाश सर्वोदय आंदोलन के साथ जुड़े रहे, लेकिन 1970 से ही संभवतः उन्हें यह महसूस होने लगा कि सर्वोदय से भी व्यवस्था में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। मार्च 1974 में बिहार की छात्र संघर्ष समिति का नेतृत्व उन्होंने किया था और 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो जिसमें श्रीमती गांधी जी को अपने लोकसभा चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाने का दोषी ठहराया गया था। इस स्थिति में भारतीय राजनीति के विपक्षी नेताओं सहित जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में दिल्ली में 23 जून 1975 को बैठक बुलाई गई और बैठक में श्रीमती गांधी जी से त्यागपत्र मांगने के लिए विशाल आंदोलन के कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया गया था। श्रीमती गांधी ने त्यागपत्र देने के बजाय 26 जून 1975 को देश में आंतरिक आपात की स्थिति घोषित कर दी और जयप्रकाश तथा विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। 18 जनवरी 1977 ईस्वी को लोकसभा के लिए चुनावों की घोषणा की गई। अब जयप्रकाश जी एक पार्टी सामने आए और उन्होंने एक पार्टी जनता पार्टी के गठन, चुनाव प्रचार और जनता पार्टी की सरकार के गठन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने समस्त व्यवस्था को लोक शक्ति से परिचित कराया था। जनता ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उन्हें लोकनायक का नाम भी दिया था। 1975 में जेल में बंदी होने के कारण ही उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई और नवंबर 1975 से ही उनका उपचार चल रहा था, लेकिन जयप्रकाश जी का स्वास्थ्य खराब होता रहा और 8 अक्टूबर 1979 को उनके निधन के दुखद समाचार से पूरा राष्ट्र दुखी हो गया, स्तब्ध रह गया। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हो गई। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ प्रमुख कृतियों की रचना की थी। उन कृतियों में हम देखते हैं, फर्स्ट है उनकी टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, सेकंड समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र, थर्ड है माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म और फोर्थ है भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनः रचना एक सुझाव। ये उनके प्रमुख पुस्तकें थी जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी थी। उनके हम समाजवाद संबंधी विचार के बारे में देखते हैं कि समाजवाद पर जयप्रकाश नारायण ने अपने जो विचार दिए हैं वो किस तरह के थे। जयप्रकाश जी प्रमुख समाजवादी के रूप में भी जाने जाते हैं। भारत के समाजवादी चिंतकों में जयप्रकाश को अग्रणी स्थान प्राप्त है। जयप्रकाश संभवतः अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से ही एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की बात सोच रहे थे जो आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित हो। इसी बात ने उन्हें साम्यवाद और आगे चल करके लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर आकर्षित किया था। जयप्रकाश अपनी रचना समाजवाद क्यों वाई सोशलिज्म में कहते हैं कि समाजवाद आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का एक संपूर्ण सिद्धांत है जिसका उद्देश्य समाज का समन्वित विकास। उनके अनुसार समाजवाद व्यक्तिगत आचरण की संहिता न होकर सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है। जयप्रकाश आर्थिक समस्याओं के
फल को प्राथमिकता देते थे और इसी कारण वे समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। जयप्रकाश लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। जयप्रकाश प्रारंभ में कार्ल मार्क्स और लेनिन के चिंतन की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने सोचा था कि शोषण पर आधारित वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का कार्य साम्यवाद के आधार पर ही किया जा सकता है। लेकिन उनके चिंतन पर प्रारंभ से ही नैतिक तथ्यों का बाहरी प्रभाव था। इस कारण जब रूस के साम्यवादी दल द्वारा किए गए अमानुषिक अत्याचारों का विवरण उनके सामने आया तो उनका हृदय हिल गया और 1940 से ही वे रूसी साम्यवाद के कटु आलोचक बन गए। उन्होंने इस विचार को अपना लिया और जीवन पर्यंत उनका यह विचार रहा कि न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए बल प्रयोग की पद्धति को अपनाने की ना तो कोई आवश्यकता है और ना ही औचित्य है। ये कार्य शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर ही किया जा सकता है और इस पद्धति के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार जयप्रकाश साम्यवाद के नहीं वरन लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर हैं। जयप्रकाश ने इस बात पर बल दिया कि समाजवाद भारतीय संस्कृति के विरुद्ध नहीं है। भारत की परंपराएं शोषणवादी नहीं हैं। भारत में सदैव बंधुत्व और सहयोग के विचार को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली है और जाति व्यवस्था का एक मूल विचार यह रहा है कि निर्बल और असहाय व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। वस्तुओं का मिल बांट कर उपयोग करना भारतीय संस्कृति का मूल आदर्श रहा है। जब भारत की परंपराएं उदार समाजवाद के लक्षणों से युक्त हैं तो भारतीय संस्कृति और समाजवाद को परस्पर विरोधी मानना एक भ्रामक स्थिति है। जयप्रकाश इस बात को स्वीकार नहीं करते कि सभी मनुष्य अपनी अंतर्निहित क्षमताओं में समान हैं, लेकिन वे इस बात पर बल देते हैं कि वर्तमान समय की भीषण विषमताएं व्यक्तियों की अंतर्निहित क्षमताओं में अंतर का परिणाम नहीं है। इन विषमताओं का मूल कारण यह है कि कुछ व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर बहुत अधिक नियंत्रण है और बहुसंख्यक लोग उत्पादन के साधनों से वंचित हैं। ये कुछ लोग उत्पादन के साधनों पर अपने नियंत्रण के बल पर बहुसंख्यक लोगों का शोषण करते हैं। अतः एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करके ही की जा सकती है। 1934 में जयप्रकाश ने अनुभव किया कि समाजवाद ही भारत की सच्ची स्वाधीनता का आधार बन सकता है। 1940 में उन्होंने रामगढ़ कांग्रेस में प्रस्ताव रखा था कि उत्पादन के प्रमुख और बृहद साधनों पर सामूहिक स्वामित्व तथा नियंत्रण स्थापित किया जाए। उन्होंने आग्रह किया कि भारतीय परिवहन, जहाजरानी, खनन तथा भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जयप्रकाश जानते थे कि भारत और एशिया के अन्य देशों की मुख्य आर्थिक समस्या कृषक पुनर्निर्माण की है। वे कृषि के वर्तमान व्यक्तिवादी संगठन को हानिकर, अपव्ययपूर्ण और शोषण पर आधारित मानते थे। अतः वे समाज के लिए औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्गठित करने के साथ ग्राम जीवन को पुनर्गठित करने के पक्ष में भी थे। वे चाहते थे कि ग्रामों को स्वायत्त तथा आत्मनिर्भर इकाइयाँ बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने भूमि सुधार कानूनों में आमूल सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया। भूमि पर वास्तविक किसान का ही स्वामित्व होना चाहिए। उन्होंने सरकारी तथा सामूहिक खेती का समर्थन किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि उत्पादन में वृद्धि सहकारी तथा सामूहिक खेती से ही संभव हो सकती है। उन्होंने कहा, वास्तविक समाधान यह है कि उन सभी निहित स्वार्थों का उन्मूलन कर दिया जाए जिनसे किसी भी रूप में भूमि जोतने वाले का शोषण होता है। किसानों के सभी ऋणों को निरस्त कर दीजिए। जोतों को एकत्र करके सहकारी और सामूहिक फार्मों की स्थापना कीजिए। सहकारी ऋण व्यवस्था और हाट व्यवस्था तथा सहकारी सहायक उद्योगों की स्थापना कीजिए। उनका कहना था कि
सहकारी प्रयत्नों के द्वारा ही कृषि तथा उद्योगों के बीच संतुलन कायम किया जा सकता है। जयप्रकाश क्रांतिकारी समाजवाद जैसे साम्यवाद के स्थान पर लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर हैं। ये उनके समाजवादी चिंतन का मूल तत्व है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उनके समाजवाद संबंधी चिंतन की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट है इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद के भारतीय और विदेशी पक्षधारों की तुलना में भी वे समाजवाद की स्थापना और सफलता के लिए लोकतांत्रिक राज्य की अनिवार्यता पर बल देते हैं। सेकंड है उनके समस्त समाजवादी चिंतन में नैतिकता का पुट कुछ अधिक है। 1940 के बाद उन्होंने समाजवाद संबंधी विचार व्यक्त करते हुए न केवल साध्य और इन साधनों की पवित्रता पर बार बार बल दिया था। समाजवाद की सफलता के लिए जयप्रकाश ने व्यक्तियों की इच्छाओं को सीमित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। थर्ड है समाजवाद की स्थापना में वे मुख्य भूमिका बुद्धिजीवी वर्ग की नहीं वरन स्वयं शोषित श्रमिक वर्ग की मानते हैं। इस अहिंसक जन आंदोलन में बुद्धिजीवी तो मात्र वैचारिक भूमिका ही निभा सकते हैं। जयप्रकाश ने समाजवाद की स्थापना के लिए उत्पादन के साधनों के समाजीकरण पर बल दिया है। वे इस बात से परिचित थे कि इससे नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि होगी। वस्तुतः उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से नौकरशाही का शासन स्थापित हो सकता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए उनके द्वारा राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रित संरचना को अपनाने का सुझाव दिया गया है। राजनीतिक सत्ता का अधिकाधिक संभव सीमा तक विकेंद्रीकरण हो तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं को महत्वपूर्ण दायित्वों सहित स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था की संरचना विकेंद्रित होनी चाहिए। इसके लिए देश भर में गृह उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं छोटे उद्योगों की स्थापना कर उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए। राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण जयप्रकाश नारायण के समाजवाद का एक प्रमुख तत्व रहा है। ये थे जयप्रकाश नारायण जी के समाजवाद पर उनके विचार। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके लोकतंत्र पर विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।